वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 21 दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, जो कि बर्जीलियस ने 1815 में दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होते हैं जो कि हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं और वाइटल फोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते लैब में। अब ये जो थ्योरी थी ये रिजेक्ट की गई थी वूलर के जरिए 1828 में। उन्होंने क्या किया था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेब में सिंथेसाइज किया, और वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। जब उसे वाटर के साथ बॉयल किया, अमोनियम साइनाइड को वाटर के साथ बॉयल करने से यूरिया बनाया। इससे क्या हुआ कि ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है दैट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन हम किसे कह रहे हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड हो, और उनके डेरिवेटिव्स यानी इनके साथ कोई और एलिमेंट लगा हुआ हो या कोई और कंपाउंड इनके साथ जो है सब्सटीट्यूट हुआ हो, तो वो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, और उनकी स्टडी भी इसी में शामिल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं कुछ वो एक्सक्लूड किए गए हैं, जैसे मोनोऑक्साइड हो गए कार्बन के, डाइऑक्साइड्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इनको एक्सक्लूड किया गया है, ये शामिल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कैक्यूल ने 1865 में दी थी, जैसे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन चेन स्ट्रक्चर्स बनाता है, और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी कैक्यूल ने डिस्कवर की थी। अर्थ में 0.027% कार्बन मौजूद होती है। फिर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को याद कर लें कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। दैट मीन्स कि एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बॉन्ड इटसेल्फ। कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब आते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिनरल सोर्सेज भी होते हैं और इसके लिविंग सोर्सेज भी होते हैं। लिविंग सोर्सेज में एनिमल्स एंड प्लांट्स आ जाते हैं, और मिनरल सोर्सेज में कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आ रही है। हम पहले कोल को पढ़ते हैं। कोल जो है सबसे बेस्ट बेस्ट सोर्स है, और इससे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बनाए जाएंगे। उससे जो कोल है उसको एज अ फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जाता है, और ये अर्थ सरफेस के बीनीथ हमें मिलती है। अब कोल जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है, क्योंकि ये वुड से बनती है। वुड जो है वो कन्वर्ट होती है नेचुरली तौर पे कोल में, और ये बहुत सालों का प्रोसेस होता है, एकदम से नहीं हो जाती। वुड जो होती है जब प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो ज़मीन में दफन हो जाते हैं, काफ़ी ईयर्स एंड ईयर्स के बाद उनकी जो वुड है वो कन्वर्ट होती रहती है, और फिर लास्ट में जाके ये कोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरल कार्बनाइजेशन। अब वुड में 40% कार्बन है, ये कन्वर्ट होती है पीट में जिसमें 60% कार्बन है, देन लिग्नाइट, देन बिट्यूमिनस और देन एंथ्रासाइट जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन परसेंटेज गिवन है कार्बन की। सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखें आप कार्बन की 90% मौजूद है किसमें? एंथ्रासाइट में। सॉफ्टनेस के हिसाब से सबसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जो है वो लिग्नाइट है, देन आती है बिट्यूमिनस को सॉफ्ट कोल भी कहते हैं, और फिर आती है एंथ्रासाइट। अब जो कोल है इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब की जाती है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसको हीट किया जाएगा, तो 4 तरह के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं कोल से। कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कोक है, कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, और ये इसके कुछ यूजेस अभी आप याद कर लें। फिर अमोनिकल लिक्योर, ये जो है सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में एक स्टेट आ रही है, उस कोल से मिलती है हमें, दैट इज कॉल्ड अमोनिकल लिक्वर्स। और उसके बाद कोल टार, ये लिक्विड नेचर की होगी, और कोल टार को अगर हम फर्दर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो 100 किलोग्राम कोल टार हमें 1 से 2 किलोग्राम बेंजीन देती है। ये क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर में आया हुआ है। फिर कोल गैस है, ये गैशियस फॉर्म की प्रोडक्ट होती है, इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। याद रखें कि सॉलिड की होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, लिक्विड्स के लिए करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल के लिए जो दूसरी सोर्स है दैट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कुदरती तौर पर ज़मीन से मिलती है, जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सुई में मिलती है, तो इसको हम सुई गैस भी कह सकते हैं। उसकी कंपोजिशन आप याद कर लें यहाँ से। मीथेन जो है सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में मीथेन गैस मौजूद होती है, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ये परसेंटेज आपको याद भी करनी है। अब जो थर्ड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो थर्ड सोर्स है दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, तो लैटिन में जो ओवरऑल इसकी मीनिंग हुई दैट इज रॉक ऑयल। पेट्रोलियम एक विस्कस लिक्विड होता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उन कंपाउंड्स को, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि ये एक विस्कस लिक्विड है तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाएगी, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम रिफाइनिंग कहते हैं।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट आती जाती है वो सेपरेट होता जाता है। टेबल 6.2 से आप याद कर लें कि पहले कौन से कंपाउंड्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, फिर हाइड्रोकार्बन किस टेम्परेचर पे कौन से हाइड्रोकार्बन सेपरेट हो रहे हैं, ये एक टेबल बनी हुई है, वो आपको याद कर लें। वहाँ से पूरी याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट लगे, जैसे पेट्रोकेमिकल कौन से टेम्परेचर पर अलग होते हैं और पेट्रोल किस टेम्परेचर पर अलग होता है, तो ये आप याद कर लें। उनके कार्बन भी देख लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट में। फिर आता है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग हम कहते हैं कि देखें, जो हमें पेट्रोल इससे मिलता है रिफाइनिंग से ना, पेट्रोलियम से जो पेट्रोल मिलता है उसमें होती है स्ट्रेट चेन। अब वो जो स्ट्रेट चेन होगी उसमें ऑक्टेन नंबर लो होगा। स्ट्रेट चेन का मतलब है लो ऑक्टेन नंबर। अब जो स्ट्रेट चेन होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। बॉइलिंग पॉइंट का हाई होना यानी बर्निंग स्लो होना, तो हमें तो पेट्रोल जल्दी से बर्न करवाना होता है ना, तो इसलिए स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट किया जाता है ब्रांच चेन में। ऐसे करने से क्या होगा कि उसका ऑक्टेन नंबर हाई हो जाएगा और उसकी बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगी। जब लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी तो वो अच्छे से बर्न करेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग, कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देना है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, दैट इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अल्केन जो अगर स्ट्रेट चेन में होगा तो वो स्लोली बर्न होगा और उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी और लो ऑक्टेन नंबर होगा। जब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। ठीक, या तो एक तरीका ये है, और दूसरा इसमें ना एंटी नॉक इनहिबिटर डाल दिए जाते हैं। एंटी नॉक इनहिबिटर या नॉक इनहिबिटर डाल दिए जाते हैं, इससे भी इसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो सकता है। एंड दैट आर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज टेट्रा इथाइलेट, इट्स अ बेस्ट नॉक इनहिबिटर। नॉकिंग एक प्रोसेस है जिसमें अगर जो बर्निंग सही तरीके से नहीं हो पाती ना जब पेट्रोल की, तो वो शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड दैट शार्प मेटेलिक साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। और नॉकिंग क्यों होती है? जब ऑक्टेन नंबर लो होता है तब होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रैकिंग। क्रैकिंग जो है जब पेट्रोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें सिर्फ 20% पेट्रोल मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब लार्जर मॉलिक्यूल्स तो लेस वोलेटाइल होते हैं, इस वजह से इनकी स्प्लिटिंग की जाती है, इनको तोड़ा जाता है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद हाई वोलेटिलिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग एंड इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये चीज़ें याद रखनी है। यील्ड्स इसकी ज़्यादा होती है क्रैकिंग से। उसके अलावा इससे बाय प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, ये सी बाय प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। इस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब पॉलीमराइजेशन जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जैसे एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन एक तरह की सेल्फ कम्बिनेशन होती है, जिसमें मोनोमर जो है मिलते जाते हैं, मतलब कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगी। जितने मोनोमर होंगे वो मिलकर एक तरह की प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसे इथाइलिन का पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट हो जाना, नो बाय प्रोडक्ट, विद नो बाय प्रोडक्ट। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो होती है उसमें मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट तो होंगे, लेकिन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट भी बनेगी। जैसे दो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जब मिलते हैं तो बेकलाइट जो है बनता है, लेकिन यहाँ पर वाटर की एलिमिनेशन होती है, तो एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर होगा, इसलिए इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एक और पॉइंट याद रखें कि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी उसमें जो प्रोडक्ट बनेगी उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो मोनोमर के जैसा नहीं होगा, लेकिन अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है तो उसमें जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है मोनोमर का वो वही होता है जो कि पॉलीमर का होगा। फिर कुछ डिफरेंसेस आप सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के भी याद कर लें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं जब कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हुई हुई हो सिंगल बॉन्ड से, यानी हर तरफ सिंगल बॉन्ड ही हो, जैसे अल्केन में होते हैं, और इस तरीके से कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जब भी बर्न होंगे तो ब्लू फ्लेम के साथ और नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हुए हुए हो तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी बर्न होंगे येलो एंड सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एल्कीन एंड एल्काइन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है टू ग्रुप्स में, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं और ओपन चेन को एसाइक्लिक या एलिफेटिक कहते हैं। जैसे एक सीधी साइड चेन है एन पेंटेन आइसोब्यूटेन, इनकी सीधी सीधी चेन होती है या फिर इन पे ब्रांचिंग हुई भी होती है। इट मीन्स ओपन चेन या स्ट्रेट चेन होंगे या फिर ब्रांच्ड चेन होंगे, लेकिन क्लोज नहीं हो जाएंगे। ठीक, लेकिन क्लोज्ड चेन में जो स्ट्रक्चर होती है वो किसी ना किसी तरीके से यूँ बना लें या फिर किसी भी तरीके से क्लोज्ड हो जाएगी, ओपन नहीं रहेगी। क्लोज्ड चेन में भी
दो तरीके की क्लासिफिकेशन है, होमोसाइक्लिक भी हो सकती है, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई हेट्रो एटम मौजूद नहीं होगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसी क्लोज चेन को हम होमोसाइक्लिक कहेंगे या फिर कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। लेकिन जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम मौजूद हो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके का कोई एलिमेंट मौजूद हो, तो उसे हम हेट्रोजीनस कंपाउंड कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। अगर उनके जो हेट्रो होमोसाइक्लिक रिंग्स हैं उनमें अगर एक भी बेंजीन रिंग मौजूद है, दिस वन इज अ बेंजीन रिंग, अगर एक भी बेंजीन रिंग मौजूद है तो उन स्ट्रक्चर्स को, उस चेन को हम कहेंगे एलिसाइक्लिक या फिर नॉन बेंजीनॉइड्स। अगर उनको हम कहेंगे एरोमेटिक, ठीक, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मौजूद हो। और जो नॉन बेंजीनॉइड या एलिसाइक्लिक होते हैं उसमें एक भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ज़रूर होंगी लेकिन इसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगी। सो एग्जाम्पल में साइक्लोब्यूटेन आ रहा है। अब आते हैं होमोलोगस सीरीज़ पर। होमोलोगस सीरीज़ कंपाउंड्स की एक सीरीज़ होती है जिसके जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से CH2 के ग्रुप से डिफर करते हैं, यानी हर मेंबर के पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़े हुए आएंगे और 14 AMU का मास का डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चर होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं, जितने भी मेंबर आते हैं, उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। जैसे कि अगर हम अल्केन फैमिली को देखें तो अल्केन होमोलोगस सीरीज़ को हम देखें तो उसके सारे मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डीकेन, ये सारे मेंबर्स जो होंगे स्ट्रक्चर इनकी सिमिलर होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। जैसे फर्स्ट 4 मेंबर्स जो होंगे वो गैसेज होंगे, 5 से लेकर 17 तक कार्बन जो होते हैं वो लिक्विड्स होंगे और हायर जो है वो वेक्स लाइक सॉलिड्स होंगे, यानी फिजिकली ये चेंज होते जाते हैं क्योंकि मास बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन केमिकली प्रॉपर्टीज़ जो इनकी केमिकल होंगी वो एक जैसी होंगी, जैसे सब बर्न होंगे और बर्न करके कंबस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएंगे। इनके जनरल फार्मूलाज याद कर लें, जैसे अल्केन सीरीज़ का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसका मतलब है कि अगर कार्बन 6 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2n+2, 2n की जगह हम कार्बन के नंबर लिखेंगे और +2, 6 to the 12, 12 + 2 14। तो अगर आपको 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन गिवन है, दैट मीन्स वो अल्केन सीरीज से ताल्लुक़ रख रहा है। तो ये आप इनकी जनरल फार्मूला याद कर लें, 2n, 2n-2, ठीक, ये 2 जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनकी इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे सीरीज़ में आप अब डाउन आओगे, क्योंकि देखें स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, गैसेस से वैक्स लाइक सॉलिड्स में कन्वर्ट होना, तो यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जनरली एक ही होता है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से अल्केन बनता है, तो सारे अल्केन इसी मेथड से बनेंगे। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन रहे हैं तो सारे जितने भी सीरीज़ में मेंबर आ रहे होंगे वो सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन सकेंगे। फिर आते हैं आइसोमेरिज्म पर। आइसो मीन्स सेम एंड मर मीन्स मॉलिक्यूल्स या फिर यूनिट्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे इस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। 4 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, जैसे चेन या फिर स्केलेटल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन चेन की जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। आप बुक से एग्जाम्पल को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज चेन आइसोमेरिज्म। अब देखें कि इसमें भी 5 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या है कि इसमें ब्रांचिंग हुई हुई है तो नाम हो गया आइसोपेंटेन और ये एन पेंटेन है। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह सेम है, चेन की स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स कि ये चेन आइसोमेरिज्म है। आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ये CH2 ग्रुप उठाकर आप यहाँ लगा दें तो फिर ये A2 पर इथाइल आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो तीसरा आइसोमर बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम जो है डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हैं, लेकिन चेन की वजह से जो बने वो चेन आइसोमर बनते हैं, आइसोमरिज्म कहलाता है। दूसरी जो टाइप है दैट इज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, बाकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, पोजीशन चेंज होगी। जैसे आप फिर से इस एग्जांपल में देख सकते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसमें देखें कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन आप इसमें देखें सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, तो नाम जो है वो चेंज हो गया। इस वजह से इसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप की है वो चेंज हुई है। थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखिए कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो ये अल्डिहाइड हो गया, लेकिन अगर ये सेकंड कार्बन पर बना तो ये जो है अल्कीटोन बन गया, यानी फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और जो
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, लेकिन डिफरेंस आता है जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे उसका। जैसे ईथर है, अब देखिए दोनों साइड पर इथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन अगर आप एक CH2 उठाकर इस साइड लगा लेंगे तो ये एक साइड मिथाइल, दूसरी साइड प्रोपाइल लग जाएगा। सो दिस इज डाइथाइल ईथर, दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो ये जो चेन का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इसमें भी देखें कि कार्बन टोटल एक जितने ही है, एक साइड मिथाइल है, दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल है, कार्बन ओवरऑल एक जितने हैं। तो दिस वुड बी कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। उसके बाद टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है या फिर कोई एटम होता है जिसकी प्रेजेंस से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे किसी कंपाउंड पर अगर OH लगा हुआ है तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड पर ये OH जो है वो डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ हो, एक तरफ ऑक्सीजन हो दूसरी तरफ OH लगा हुआ हो, तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह लेते हैं। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी मौजूदगी से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए दैट वुड बी कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेसिक केमिस्ट्री डिटरमिन करता है और अल्काइल ग्रुप जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी पे अफेक्ट करेगा। टेबल 6.3 में पूरे फंक्शनल ग्रुप्स के टेबल बने हुए, वो आप यहाँ से याद कर लें। ये देखें, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये उनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं और ये उनके नाम है। ये यहाँ से याद करने, दोनों पेजेस पर बने हुए, ये दोनों आपको याद करने हैं। फिर आते हैं नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर का पहले कंसेप्ट ये होता था कि जहाँ से कोई गैस या फिर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक मिलता था वही नाम दिया जाता था। जैसे मीथेन को पहले मार्श गैस कहा जाता था, मिथेनॉल को वुड स्पिरिट, क्योंकि ये यहीं से मिलते थे। इन नामों को हम ट्राइवियल या फिर कॉमन नेम कहते थे। फिर 1882 में जेनेवा में IUPAC सिस्टम बना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, 1960 में। और जेनेवा में पहले 1882 में केमिस्ट ने जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर्मुलेट किया था, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन करके IUPAC सिस्टम जो है वो 1960 में आया। अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो नेमिंग डिफरेंट तरीक़ों से दी जाती है। कुछ कंपाउंड्स को हम नेमिंग करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं। जैसे ये चेन जो है वो क्लोज्ड चेन है, आप इसको पहले ओपन करेंगे। देखिए ब्रैकेट में अगर CH3 मौजूद है तो आप उसको ब्रांच बनाओ, अगर ब्रैकेट में CH2 मौजूद है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से इसको खोल देना है। जैसे दिस वन इज CH3। अब ये जो CH3 अंदर ब्रैकेट में है, इसके आपको ब्रांचेस बनानी है, ठीक है। तो CH3 ऊपर में नहीं बना रही, आप समझ जाए कि CH3 आएगा यहाँ पर। इस वाले CH2 को ओपन चेन की फॉर्म में लिख के रख देना है, ठीक है। CH2 अगर ब्रांच में हो तो आप ब्रैकेट में हो तो उसको सीधा खोल दें। अब ये बन गई पूरी ओपन स्ट्रक्चर। पहले आपने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया, अब आप देखें कि ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है। ये एक स्केलेटल पूरा आपके पास आ गया सामने। अब देखिए ब्रांच यहाँ से करीब पड़ रही है, तो इस कार्बन को हम नंबर देंगे 1, फिर ये 2, 3, 4, 5। अब देखिए कि 2 कार्बन पर 2 ब्रांचेस आ गई और दोनों ही मिथाइल ब्रांच है। अगर एक इथाइल होती एक मिथाइल होती तो हम पहले इथाइल को नाम देते, क्योंकि इथाइल में ई आ रहा है, पहले अल्फ़ाबेट ई आता है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर दोनों मिथाइल है तो इसलिए हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। ये हाइफिन लगाना ज़रूरी होता है हर नंबर के बाद, और पहले हम हाइफिन लगाएंगे 2 डाई मिथाइल। उसके बाद जो भी स्केलेटन में जितने कार्बन हो उतने आपने पेरेंट चेन को नाम दे देना। जैसे ये 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए अल्केन हो तो पेंटेन का वर्ड यूज़ होता है, और अगर अल्कीन होता तो पेंटीन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो नाम इसका हो गया 2 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर अगर हम इसको देखें CH3 ब्रैकेट में लगा हुआ है तो तीनों जो CH3 हैं वो इसके ऊपर ब्रांच के फॉर्म में लगेंगी। दिस वन इज CH पर तीनों CH3 लगेंगी, 1, 2, 3, ठीक। आप इसको फिल कर दें CH3 एंड CH3। अब आप कार्बन की नेमिंग देखें कि ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है। ब्रांच अब जिसको भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर कार्बन को नंबर 1 यहाँ से दे दें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर ले। 1, 2 लॉन्ग चेन की तरफ जाना है। 1, 2 पर पहुँचे, अब आगे हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास लंबी चेन आ गई है तो आपने वहाँ जाना है, लेकिन लंबी चेन नहीं है, यहाँ पर दोनों साइड एक जितनी चेन है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। 1, 2, 3। अब जो इसका नाम होगा 2 पे देखें मिथाइल ब्रांच है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और पेरेंट चेन में टोटल 3 कार्बन आ रहे हैं तो 3 कार्बन के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसको भी आप नेमिंग कर लें, जैसे इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी, जहाँ से कॉम्प्लेक्स नज़र आए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करें 1, 2। जब हम 2 पे पहुँचे तो रास्ते 2 हैं, या तो हम इसको 3 कार्बन कहें या फिर सामने वाले को कहें। तो देखिए सामने चेन जो है वो लंबी और कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है, हम आगे जाएंगे इसलिए 3,
4, अब 4 के बाद 5 हम ऊपर वाले को भी कह सकते हैं, नीचे वाले मिथाइल ग्रुप को भी कह सकते हैं, लेकिन हम वहाँ जाएंगे जहाँ से चेन लंबी हो। चेन हर जगह से एक जैसी है तो हम कहीं से भी हम जा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 तक पेंटेन बना। अब देखें ब्रांचेस कहाँ पर आ रही हैं, 2 पे भी आ रही है, 4 पे भी आ रही है, और दोनों ही मिथाइल हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं 2,4 डाई मिथाइल। अलग अलग ब्रांचेस होती तो 2 की ब्रांच का नाम अलग लिखते हैं, 4 की अलग। अब ये एक जैसी है तो 2,4 डाई मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है तो ये बना 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर अल्कीन पर आए। अल्कीन के लिए बस इतना ख्याल रखना है कि ये जो पेरेंट चेन का नाम है यहाँ पर एन की बजाय इन लग जाएगा, बाकी सेम मेथड होता है। और यहाँ पर हम ब्रांच को नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ से करीब पड़ रहा है। अब इसमें करीब पड़ रहा है यहाँ से, तो 1 2 3 4 5। अब देखें 1 पर आ रहा है जो डबल बॉन्ड, और 3 पर आ रही है ब्रांच। पहले आप ब्रांच का नाम लिखें। 3 पर आ रही है इथाइल ब्रांच, 2 कार्बन की ब्रांच को हम इथाइल कह रहे हैं, 3 इथाइल। और फिर जो पेरेंट चेन होगा उसके साथ इन का वर्ड लगाएंगे। और पेरेंट चेन में देखें डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसको 1 पेंटीन। इसको भी इसी तरीके से नाम दे सकते हैं। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से करीब पड़ रहा है, यहाँ से आप काउंट करोगे तो 3rd कार्बन पे आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। और 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, लेकिन हम लीस्ट नंबर को चूज करेंगे। 2 पे आएगा 5 कार्बन है तो पेंटीन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 2 इन, क्योंकि पेंट जो है वो इसके अल्केन की चेन का नाम है, और इन जो है वो डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करेंगे, तो इन से पहले भी हम 2 लगा सकते हैं। अब इसकी नेमिंग करें तो इसमें देखें दोनों जगह पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। 3 पर आ रही है ब्रांच और वो मिथाइल ब्रांच है, इस वजह से हम इसे कहेंगे 3 मिथाइल। और फर्स्ट वाले कार्बन पर फोर्थ वाले कार्बन दोनों पर ही डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल के बाद 1 4 पेंटा डाइइन, पेंटा डाइइन। अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो ट्राइइन का वर्ड यूज होता। अब अल्काइन पर आए तो अल्काइन में हम ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से करीब पड़ेगा वहीं से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, डायरेक्टली आप नाम देंगे इसको 2 ब्यूटाइन, आइन का नाम देंगे, ठीक है, 2 ब्यूटाइन, ठीक। तो इन का वर्ड यूज होगा अल्कीन के लिए, आइन का लफ्ज यूज होगा अल्काइंस के लिए। अगर डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड मौजूद हैं तो आप देखेंगे कि जो करीब पड़ रहा है वहीं से स्टार्ट कर ले। अगर दोनों एक ही पोजीशन में देखें, जहाँ पर इस वाली एग्जांपल में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अगर डबल बॉन्ड करीब होता तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते, लेकिन इस वाली पोजीशन में देखें कि ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड भी 1 पे आ रहा है, तो अब नंबरिंग इस केस में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, क्योंकि प्रीफरेंस हम डबल बॉन्ड को देंगे। 1 2 3 4 5। अब देखें पेरेंट चेन का जो नाम है पेंट, वो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। भले आपने नंबरिंग अगर यहाँ से भी स्टार्ट करी होती, ट्रिपल बॉन्ड से भी स्टार्ट करी होती, तो भी पेरेंट के चेन का जो नाम होगा वो इन को जाएगा। इस वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके साथ सिर्फ हम इसके सफिक्स को ऐड कर देंगे। तो ये पेरेंट चेन का नाम है पेंट, और इन जो है पेंट के साथ ही जाएगा, पेंटीन। कहाँ पर पेंटीन है, 1 पर, 1 पेंटीन 4 आइन। 4 पर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इस वजह से 4 आइन। इसको भी नेमिंग कर लीजिएगा आप। अमाइंस पर आए तो अमाइन के लिए आप सिंपली ये चीज़ याद रख लें कि अगर कॉमन नेमिंग होती है तो वहाँ पर नेमिंग इस तरीके से की जाती है, अल्काइल अमाइन। फिर आप देख लें जितने भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो, जैसे इसमें देखें 2 मिथाइल अटैच है NH पर, तो ये हो जाएगा इथाइल अमाइन। इसमें देखें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए वैसे तो हेक्साइन भी यूज़ हो सकता है, हेक्साइल, लेकिन इसके लिए खास नाम होता है एनिलिन, और तो हम इसको फिनाइल, तो हम इसके लिए फिनाइल अमाइन भी कह सकते हैं, और इसका कॉमन नेम एनिलिन भी है। अब आते हैं IUPAC नेम पर। IUPAC के लिए आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी अमाइनो अल्केन हो जाएगा ये। वहाँ पर आप देखेंगे कि अमाइनो ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3, 2 पे अमाइनो ग्रुप आ रहा है और ओवरऑल 3 कार्बन है, तो 2 अमाइनो प्रोपेन। बाकी एग्जाम्पल आप बुक से कर लें, 2 अमाइनो प्रोपेन। एक एक एग्जाम्पल मैंने हर चीज़ की करवा दी, आप फर्दर एग्जाम्पल्स जो है वो बुक से लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है, इससे रिलेटेड MCQs वगैरह भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।